गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भारत में कपड़ों का इतिहास। आप सभी जानते हैं कि भारत हमेशा एक वैभवशाली देश रहा है अपने पोशाकों और कपड़ों को लेकर। हमारा एक बहुत समृद्ध इतिहास है। तो इतिहास के बारे में आज हम जानते हैं। आपने भारत में फैशन मानव सभ्यता जितना ही प्राचीन है, यह प्राचीन समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। अब हम जो देख रहे हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग फैशन ट्रेंड की पीढ़ी से लेकर ज्ञान का एक संग्रह है जो विकसित हुआ है। आप सब लोग ने स्कूल के टाइम में एक 6-7 क्लास में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि वहाँ से जो मिली हुई मूर्तियाँ थीं, उन मूर्तियों से हमें ये पता चला कि उस समय सूती कपड़े का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होता था। इसका मतलब जो उस सभ्यता के लोग थे उन्हें कपास का या कपास के पौधों का के उगाने का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। लिनन का नाम है जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है फर्स्ट ईयर में कि लिनन के जो पेड़ होता है उसको बोलते हैं फ्लैक्स या सन, और उससे जो रेशे प्राप्त होते हैं उसे लिनन बाद में कहने लगा। लेकिन उस समय हमें मूर्तियों से पता चलता है कि उस समय लिनन और रेशम के कीड़ों का भी उन्हें ज्ञान था। अमीर और संपन्न समुदाय के लोग कपड़े पहनते थे, जैसे महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली साड़ी, आयातित रेशम। उस समय रेशम चाइना से आयात होता था और तब चाइना और सच ज्ञान नहीं था किसी भी देश के बारे में, लेकिन ये कहा जाता था दूसरे एशियन देश हिमालय की पहाड़ियों से जो क्रॉस करके लोग आते थे, आदान प्रदान होता था सामान का। राजा महाराजों के टाइम में यहाँ से वो लोग कपास ले जाते थे, वहाँ से रेशम आता था। तो पुजारी राजाओं ने अपने कंधों पर एक माला पहनते थे। पुरुषों ने सिर पर पगड़ी पहनी थी। महिलाओं के कपड़ों की शैली में चांदी, तांबे, सोने और पत्थर जैसे फिरोज़ा, क्वार्ट्ज आदि से बनी चूड़ियाँ, झुमके, मनके, हार जैसे गहने के और घुटने तक लंबाई वाली स्कर्ट हुआ करती थी। यहाँ तक कि पुरुष भी गहने पहनते थे और पुरुषों को भी उस समय में महिला और पुरुष दोनों ही आभूषणों से एक दूसरे अपने आप को सजाते थे। और मूर्तियों से हमें ये पता चलता है, जैसे कि ये मूर्ति है, ये सबसे पहला एक साक्ष्य है। इसमें महिलाएं केवल तन को नीचे, महिला या पुरुष दोनों ही, महिलाएं तन को नीचे से ढकती थी और ऊपर का हिस्सा सिर्फ गहने और आभूषणों से ढका जाता था, ऊपर कुछ भी नहीं पहनता था। पुरुष और महिला की पोशाकों में काफ़ी समानता थी। फिर आया वैदिक काल। वैदिक काल जो युग के दौरान हमारी मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के बाद जो हमें पता चलता है वैदिक काल, वैदिक पीरियड, जिसमें कि राजा महाराजा, जिसमें महाभारत, रामायण सब कुछ घटा था। तो आप अपने टीवी पर जब सीरियल्स देखते हैं और आप देखते हैं कि रामायण जब सीरियल चल रहा होता है तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये पोशाकें इन्होंने मनगढ़ंत बनाई हैं। नहीं, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है और बहुत हमारी जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद हैं इनको पढ़ा जाता है और इनमें ये पता चलता है कि इस दौरान पुरुष और महिला पूरी तरह से कपड़ों का उपयोग करने लगे थे। राजा महाराजाओं की संस्कृति आ चुकी थी। वैदिक युग में रामायण हुई थी और इस दौरान शरीर के चारों ओर एक कपड़ा लपेटा जाता था, कंधे के पार पिन किया जाता था, बेल्ट के द्वारा इसे कमर पे बांध लिया जाता था। इसे गर्म मौसम के लिए एक आरामदायक पोशाक माना जाता है। परिधाना या वासना, इसे निचला वस्त्र, मैंने आपको बताया कमर के नीचे जो कपड़ा पहनते थे उसे बोलते थे परिधान या वासना। जो एक कपड़ा होता था स्ट्रिंग या बेल्ट के द्वारा, जो एक तरह से बाद में मैं आपको समझाना चाहूँगी लंगोट के रूप में जो होता था इसे, और उसके ऊपर जो आज हम धोती का रूप देते हैं उसे बोलते हैं मेखला या रसना। कंधे पर पहने जाने वाला एक शॉल जैसा कपड़ा उसे बोलते थे उतरैया। प्रवर, एक तीसरे कपड़ा जो लबादे जैसा होता था, और ज़्यादातर शॉल, जो आज के ज़माने में हम शॉल जिसको बोलते हैं, वो ठंड के रूप में पहना जाता था, यह प्रवर था। यह पुरुषों और महिला दोनों के लिए एक सामान्य ड्रेसिंग थी जो केवल पहनने और आकार की शैली में भिन्न थी। बस पहनावा अलग अलग था, कपड़े वही थे।
जब वैदिक काल के दौरान सिलाई शुरू हुई तो महिलाओं के लिए साड़ी पहनना सबसे आसान था। बाद में शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए एक ब्लाउज या चोली यानी एक कपड़ा जैसा होता था जो ऊपर के हिस्से में पीछे की तरफ गांठ से बांध लिया जाता था। वैदिक काल के दौरान घाघरा, चोली और दुपट्टा को भी पेश किया गया। धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। कुछ मूर्तियों ने निचले शरीर पर कपड़े के इस्तेमाल का खुलासा किया जो सामने की ओर लटका हुआ होता था और एक लंबी करगनी की मदद से इसे आयोजित यानी बांध दिया जाता था। ये जो मेखला जैसी जो कपड़ा है, चादर है, इसके ऊपर भी एक बेल्ट नुमा, अगर आप आज भी राम भगवान की पोशाक देखते हैं मंदिर में, तो भगवान राम की पोशाक में आप देखेंगे नीचे पीछे एक धोती जैसा होता है और ऊपर उनके ऊपर एक पट्टा होता है जो कमर पे बनता है और जो दोनों पैरों के बीच में लंबा लटकता है। कपड़े के अंत में कमरबंद दिखाई दिया। यह आधुनिक साड़ी के लिए एक निशानी टाइप का था। वैदिक पुरुषों को भी धोती पहनने के लिए जाना जाता था जो कमर के चारों ओर लिपटा होता था और प्लीट से अलग होता था। वैदिक युग के दौरान पुरुषों द्वारा कोई ऊपरी वस्त्र नहीं पहना जाता था। फिर आया वैदिक युग का, धीरे धीरे काफ़ी लंबे समय तक चलता है। एक युग यानी 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में तो बहुत सारा डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे बदलाव आते हैं। ये एक दिन या एक वर्ष या 10 वर्ष की कहानी नहीं है, ये कई सालों तक चलता जाता है डेवलपमेंट। और धीरे धीरे जब ये युग पूरा होने लगता है तब तक विकास हो चुका होता है काफ़ी पोशाकों में, पहनावे में, वस्त्र में, वस्त्रों की बुनाई में, सब में। वैदिक युग के बाद कई राजवंशों ने आकर मौर्य, शुंग, गुप्त और कुषाणों ने शासन किया। कपड़े बनाने के लिए ऊन, रेशम, कपास, जूट, लिनन और मलमल जैसे कपड़ों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। यह युग कपड़ों की सिलाई के बारे में लाया गया था जो रॉयल्टी को यानी राजा महाराजाओं की जो रॉयल्टी मीन्स शासक जो होते थे और जिनके बड़े बड़े उनका पहनावा, उनका दिखावा, उनका आज जैसे आप आज के ज़माने में जैसे आप एक्ट्रेसेस को देखकर बहुत इंस्पायर होते हैं या एक्टर एक्ट्रेसेस को देख के उनकी पोशाकों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उस समय में राजा महाराजा जो पहनते थे वही एक फैशन ट्रेंड होता था और उसी को देखकर एक आम जनता अपने पोशाकों को धारण करती थी। कपड़े अब काटे जाने लगे थे, कटिंग यानी कि कहने का मतलब है कटिंग शुरू हो गई थी। और सिलाई में मशीन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। सिलाई मीन्स आप जब हमें मूर्तियों के साथ साथ और जब हमें अलग अलग तरह के आभूषण मिल रहे हैं और मिले खुदाई में, तब वहाँ पर एक सुई भी मिली, तो उससे पता चलता है इसका मतलब सुई और धागे का इस्तेमाल होने लगा था और हाथ की सिलाई शुरू हो गई थी। मौर्य और शुंग वंश में महिलाओं ने अलग अलग शैलियों में अंतरिया पहना था। अंतरिया यानी जिसे बोलते हैं आप ब्लाउज, ये एक छोटी सी पट्टी होती थी और उतरिया होती थी ब्लाउज और अंतरिया होता था एक पट्टी जो आगे की ओर लंगोट के रूप में होती थी और ये कमर के बीच में बांध ली जाती थी जो बीच में से आगे और पीछे से टक किया जाता था। अंतरिया पहनने की कई और शैलियाँ थी। शुरू में अंतरिया पारदर्शी थे और धीरे धीरे समय के साथ पारदर्शी होते गए। अंतरिया के साथ इस्तेमाल किए जाने वाला कपड़ा लिनन, सफ़ेद कपास, मलमल, यहाँ तक कि कई बार कीमती पत्थरों और सोने के साथ कढ़ाई भी किया जाता था। राजा महाराजा अक्सर उस समय तक हमारा जो समाज था 4 वर्णों में बट गया था। ब्राह्मण, आप सबने देखा होगा 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण होते थे जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते थे और जो पढ़ाई से संबंधित होते थे, जिनका काम समाज में ज्ञान बांटना होता था। तो वे अपने लिए कुछ नहीं रखते थे, वे भिक्षा पर अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद आए क्षत्रिय, जो ये राजा महाराजा होते थे या इनके दरबारी होते थे या इनके सेनापति होते थे। क्षत्रिय यानी जो समाज के लिए लड़ने का काम या समाज के लिए को प्रोटेक्ट करते थे या जो सेना में होते थे, वे सभी कहलाते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय के बाद आए वैश्य यानी महाजन यानी व्यापारी वर्ग, जो धन धान से संपूर्ण होता था ये वर्ग। और जो चाहे जितना भी किसान वर्ग जो खेती करता था, जो भी कुछ उपजाता था या जो भी कुछ बनाता था। शूद्र वर्ग जो होता था, शूद्र मीन्स कामगार, यानी कोई भी काम करने वाला,
जैसे पानी, अगर पानी ढोके ला रहा है या बैलगाड़ी चला रहा है या जूते सिलाई करने वाला है या फिर लकड़ी का के खाती है जो लकड़ी का काम कर रहा है, या मकान का बनाने वाला आदमी है, या जेवर गढ़ने वाला आदमी है, या सिलाई करने वाला है, या बुनकर है, ये सभी कामगार जो श्रेणी थी वो आती थी शूद्र में। और इनके माल को खरीद कर दूसरे राज्यों में बेचना या लाना या आदान प्रदान करना, और उन्हें बोलते थे वैश्य यानी महाजन। तो महाजन किसको फॉलो करते थे? राजादार महाराजा की जो महारानियाँ होती थी, राजा महाराजा होते थे, वो जो वस्त्र पहनते थे, सोने चांदी के जो आभूषण धारण करते थे, या जो पोशाकों में महंगे महंगे पत्थर या सोने की कढ़ाई की जाती थी, जो शूद्र होते थे वो ले जाके राजा महाराजाओं को, महाजन को देते थे। महाजन राजा महाराजाओं को खुश करते थे और राजा महाराजा बदले में उनको इनाम देते थे। पहले ऐसे ही चलता था, जिसे बोलते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम भी उस समय था कि जब आप कुछ दोगे, अगर आप गेहूँ दोगे या आप कुछ तो बदले में आपको कुछ मिलेगा। बार्टर सिस्टम यानी आप, जैसे आज मैं आपको कुछ चीज़ बेचती हूँ तो आप उसके पेमेंट कर देते हो, पैसे दे देते हो। नहीं, पहले बार्टर सिस्टम ज़रूरी होता था। ये लोग बनाकर, जैसे बुनकर ने वस्त्र पूरा बनाया, शॉल बनाई और महाराज को, राजा महाराजा को गिफ्ट किया, अपने शासक को गिफ्ट किया, तो वो बदले में खुश होकर उनको धन दान यानी कि 5 बोरी गेहूँ दे दिया, 5 मुद्राएं दे दी सोने की। इस तरह से वो खुश होके इनाम दिया करते थे। महिलाएं ज़्यादातर उस साड़ी के लिए जानी जाती थी जो कपड़े का एक लंबा टुकड़ा होता है, जिसे महिलाएं शरीर पर लपेटती थी। बाद में चोली को भी पेश किया गया। ये ब्लाउज जैसा था जो महिला के शरीर के ऊपरी हिस्से को कवर करता था। पुरुषों ने हिप्स के चारों ओर व उनके पैरों के बीच अंतरिया को लपेटा। यह कमर व टखनों तक फैला हुआ था। रईसों और दरबारियों की अपनी एक विशेष वेशभूषा थी जो लंबी आस्तीन वाली अंगरखा थी। इस युग के दौरान पुरुषों ने सुंदर लंबे घुंघराले बाल रखे हुए थे, जिन्हें उन्होंने एक हेड गियर, उस समय एक फैशन चला पगड़ी का, और पगड़ी के साथ साथ पगड़ी में सजाया जाता था अलग अलग तरह के सोने चांदी से जड़ित, जितना जिसके पास पैसा है वो उतना उसको सुंदर अपनी पगड़ी को लगाता था। पगड़ी और मुकुट, अगर आप रामायण और अगर आपने ऐसे सीरियल देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा मुकुट पहनते थे राजा महाराजा। तो मुकुट भी एक तरह से हेड गियर मतलब सिर पर पहने जाने वाला कोई भी वस्तु। तो बालों में जड़ी हुई महिलाएं क्या पहनती थी इनके बदले में? हेयर बैंड, रिंगलेट, फूलों और मोतियों से सजाई हुई माला। ये अपने बालों को ये लोग सुंदर सुंदर सजाने लगे थे, क्योंकि उस समय तक बालों को कटाना अभिशाप था। बालों की कटाई नहीं होती थी। बुनाई और कढ़ाई को इस युग में अच्छी तरह से जाना जाने लगा था। साड़ी और मलमल के कपड़े को सोने मोती के साथ पहना जाता था, जो समाज में अमीर और संपन्न लोगों के द्वारा पहना जाता था। हेड गियर और हेड ड्रेप्स यानी बालों, वही मैंने आपको जैसे बताया, एक तरह से पगड़ी। महिलाओं के कपड़ों की एक अलग शैली थी। पुरुष अलग तरह के पहनते थे पगड़ी, महिला एक अलग तरह से बालों में लपेटती थी। महिलाओं और पुरुष दोनों ही गहने और सर से लपेटे हुए मिलते थे। महिलाओं ने कुछ नाम रखने के लिए स्तरित हार, झुमके, बाजूबंद जैसे गहने दान दिए। राजवंश युग के अंत तक भारतीय फैशन बड़े बदलावों से गुजरा और वह आज भी फैशन उद्योग में देखे जा सकते हैं। हम आज भी जो उस समय था वो आज भी हमारे ट्रेडिशनल कपड़ों में चला आ रहा है। और अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम ट्रेडिशनल चीज़ें पहनते हैं, हमारी शादी, विवाह, उत्सव, तब हमें ये आज भी बहुत पसंद आते हैं। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।